नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी एक्वायरम पर। दोस्तों, अब तक हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 8 तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की बुक। यानी इसमें हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे और यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बेशक यह प्रीलिम्स में आपकी उतनी सहायता नहीं करेगा, लेकिन मेंस के लिए यह बहुत जरूरी है। आपके जीएस पेपर 1 में ये सीधा जुड़ता है विश्व इतिहास, और यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें जो हम अध्ययन करेंगे, जैसे फ्रांसीसी क्रांति है या यूरोप की राजनीति के बारे में हम जानेंगे, वहाँ की समाज के बारे में जानेंगे, वहाँ किस तरीके से गतिविधियाँ चल रही हैं। उनका प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहता है, उनका प्रभाव भारत और बाकी दुनिया में भी पड़ता है। जैसे आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, तो यह फ्रांस की क्रांति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही, बल्कि उससे आगे बढ़कर वो यूरोप तक प्रभाव डाल रही है। यूरोप से आगे बढ़कर ये बाकी दुनिया पर भी प्रभाव डाल रही है। यहाँ जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, तो स्वतंत्रता के जो सेनानी हैं वो भी इस क्रांति से प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर फिर जो है फ्रांस की क्रांति के बाद से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे नारे जो है प्रचलित हो रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो इसलिए आपको यह जानना जरूरी है। अब चूंकि क्रांति पढ़ेंगे आज की हम इस चैप्टर में, पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9 का, तो ये क्रांति लंबी चलेगी। क्रांति 1-2 दिन में तो हो नहीं सकती, तो कई साल तक चलेगी ये क्रांति और लंबी चलेगी, तो इसलिए हमारा ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी ने इसमें दिया है, तो थोड़ा लंबा बेशक होगा, लेकिन आपको मजा पूरा आएगा, आपको समझ पूरी आएगी कि क्रांति कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी, फ्रांस में ही क्यों हो रही है पहले क्रांति, यूरोप में बाकी देशों में क्यों नहीं हो रही, फ्रांस में ऐसी क्या परिस्थितियां थी। ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, लेकिन आपको धैर्य से पूरा सुनना है, समझना है, लास्ट तक देखना है वीडियो, ठीक है। और साथ के साथ आप ये हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो, मजा आए आपको, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर 1 क्लास 9 का फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। यह विषय सूची है। जब हम क्लास 9 में क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये है साहब, ये 2 खंड में इन्होंने बांटा है क्लास 9 को, खंड 1 और खंड 2। तो इसमें खंड 1 में क्या है, घटनाएं और प्रक्रियाएं, जिसमें आपके 3 चैप्टर हैं, फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और उसके बाद है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, या इसे ही हम नाजीवाद भी कहते हैं। तो नाजीवाद और हिटलर का उदय। दूसरे खंड में हम देखेंगे, तो क्या देखेंगे, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज से संबंधित जो है चीजें देखेंगे। इसमें इन्होंने चौथा 5वां चैप्टर है इसमें, तो वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद और आधुनिक विश्व में चरवाहे, और उसके बाद ये आभार दे रहा है। तो इस तरीके से हम 5 चैप्टर में इसे कंप्लीट करेंगे क्लास 9 को। इसके थोड़े चैप्टर जो है बड़े बड़े हैं, तो उस हिसाब से वीडियो भी आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति हो क्यों रही है। आपके पहले ही जो चैप्टर खोलेंगे आपका फ्रांसीसी क्रांति, तो आप पहले जब देखेंगे तो वहां पर जो है एक जैसे पिक्चर स्टार्ट होती है ना, आप जब आजकल जो है वेब सीरीज वगैरह देखते होंगे, तो वहां पे देखते होंगे तो पिछला पास्ट कैसे वेब सीरीज को स्टार्ट किया जाता है, फिर वर्तमान में लेकर आते हैं वो चीज़ों को। ऐसे ही यहाँ पर जो है एनसीईआरटी ने किया है, वो बता रहा है कि पास्ट से शुरू कर रहा है फ्रांसीसी क्रांति को, फिर फ्रांसीसी क्रांति की परिस्थितियाँ क्या रहीं, कैसे चली, वो सारी बात बताएगा। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, यानी क्रांति वाले दिन की बात कर रहा है ये। 14 जुलाई 1789 को क्रांति वाला दिन है। यहाँ पर कहा है, नगर में आतंक का माहौल है। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। इस तरह की अफवाह फैल गई है और लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हो जाते हैं और एक जन सेवा का गठन करते हैं, जनसेना का। और ये जनसेना क्या करती है, हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों को जबरन प्रवेश कर लेती हैं, नष्ट कर देती हैं। ऐसा ही एक किला होता है, बास्तिल का किला। किसका, बास्तिल का किला। ये बास्तिल का किला जो है निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि राजा जो था यहाँ पर फ्रांस में, जो भी राजा हुए, तो वो राजा क्या करते थे, अपनी बिना किसी पर मुकदमा चलाए और कुछ किए, सीधा किसी के ऊपर आरोप लगाया जो उसके ऊपर, और उसे पकड़ के इस जेल में डाल देते, बास्तिल के किले में। ये बास्तिल का किला क्या था, जेल था। यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था और यहाँ परिस्थितियाँ बड़ी खराब थी, तो इसलिए ये निरंकुशता का प्रतीक बन गया। तो सबसे पहले इन क्या कहते हैं क्रांतिकारियों ने क्या किया, इसी को ढहाया।
इसी को ही इन्होंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, और इसके जो अवशेष हुए उन अवशेषों को बाजार में बेच दिया। उन लोगों को जो इस स्मृति को जिंदा रखना चाहते थे या बचाए रखना चाहते थे, तो स्मृति चिन्ह के रूप में जो इसे समझोना चाहते थे, उन लोगों को बेच दिया। ये तो बना दी आपकी एनसीईआरटी ने भूमिका। अब समझते हैं कि क्या परिस्थिति आती कि यूरोप में, फ्रांस में जो है, फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई, बाकी जगह क्यों नहीं क्रांति स्टार्ट हुई, सबसे पहले फ्रांस में क्यों हो रही है। देखिए फ्रांस की स्थिति क्या थी, परिस्थिति क्या थी फ्रांस की। तो फ्रांस की परिस्थिति यह थी कि फ्रांस में जो है 1774 में बुर्बो राजवंश का शासन था, और बुर्बो राजवंश का एक जो है शासक था लुई 16। कौन था? लुई 16। इस लुई 16 का शासन आ चुका है फ्रांस में। इससे पहले लुई 15 रहा, इससे पहले लुई 14 रहा। लुई 14 तक जो है फ्रांस में स्थितियां या परिस्थितियां एकदम बढ़िया चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, वित्तीय रूप से भी जो ठीक था, आर्थिक रूप से भी ठीक था, और जो है उसने सत्ता का एक केंद्रीकरण करके रखा था, तो सारी चीजें सही तरीके से, सही सलामत तरीके से चला रहा था लुई 14। लुई 14 के बाद जैसे ही शासक आए, जिसमें लुई 15 है, ठीक है, कौन है? लुई 15। तो लुई 15 आया तो इसके समय में अव्यवस्था फैलने लगी, सरकार पर कर्जा बढ़ने लगा या देश पर कर्जा की मात्रा बढ़ने लगी, करों की मात्रा बढ़ाई जा रही है लोगों पर। इससे जनसाधारण जो था, जो आम जनता थी, उसकी कठिनाई बढ़ रही है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो फ्रांस का समाज विभाजित था और 3 स्टेट में वो विभाजित था, और कौन कर दे रहा था कौन नहीं कर दे रहा था आगे समझेंगे, ठीक है। उससे पहले समझते हैं कि लुई 15 में क्या हुआ। लुई 15 जैसे ही आया उसके समय में जो है चीजें बिगड़ने लगी, फ्रांस में परिस्थितियां जो खराब होने लगी और कठिनाइयां, जन कठिनाइयां बढ़ने लगी हैं। जैसे ही लुई 16 आया, कौन आया? लुई 16। इसके समय में परिस्थिति और बिगड़ गई। अब परिस्थिति और बिगड़ गई है तो ये क्या कर रहा है, उस चीज को सुधारने के लिए जनता पे ज्यादा से ज्यादा कर लगा रहा है। जितना कर वसूला जा सकता है उतना कर वसूल रहा है। तो इससे जो है समाज की जो है कठिनाइयां बढ़ रही हैं, फ्रांस समाज की। तो जब कठिनाइयां बढ़ रही हैं तो इससे मुक्ति पाने के लिए वो रास्ता अपनाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि साहब इनके ऊपर कठिनाइयां बढ़ कैसे रही थी आखिर में। तो एक तो कारण साहब, ये लंबे समय तक जो चले युद्ध थे उनके कारण इन पे खर्चा बढ़ रहा है, इनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, खर्चे का बोझ बढ़ रहा है। तो ये जो है अलग अलग समय पर युद्ध कर रहे हैं, दूसरे जैसे इंग्लैंड से युद्ध कर रहे थे ये, तो वहां पर भी इनके संसाधन नष्ट हो रहे हैं। इधर जब अमेरिका की क्रांति हो रही है तो ये वहां पर भी जाकर के अपने सैनिक भेज रहे हैं, उन्हें कर्जा दे रहे हैं, अमेरिका को सैन्य सहायता के साथ साथ आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। तो वहां पर भी इनके ऊपर जो है फिजूल खर्ची बढ़ रही है एक तरीके से देखें तो। विशाल महल और राजदरबार की शान और शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जब मैंने बताया कि लुई 16 के शासनकाल में जब अमेरिका में जो है स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा है तो वहां 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु, कौन था इनका साझा शत्रु, यानी कि अमेरिका का शत्रु कौन? शत्रु हुआ साहब इंग्लैंड, और इनका भी, फ्रांस का भी शत्रु था इंग्लैंड, दोनों भी का शत्रु हो गया साहब ब्रिटेन। तो इस ब्रिटेन से अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे उनको आजाद कराने के लिए ये अपनी सहायता दे रहा है। कौन? फ्रांस सहायता दे रहा है। अब क्यों दे रहा है, इसे हम जब विस्तार से चीजें पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, मैं आपको यहां बता देता हूं। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था एक, किसके साथ साथ हुआ था ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के साथ, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। तो इस हार का बदला लेने के लिए भी वो जो है अमेरिका को सहायता दे रहा था फ्रांस। लेकिन सहायता तो दे रहा था, इस युद्ध के चलते उस पर जो है कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा था, उसके आर्थिक संसाधन जो है नष्ट हो रहे थे। तो देख रहे हैं तो इसमें फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज हो गया, ये जुड़ गया। इससे पहले ही उसके ऊपर कर्ज था, वो पहले कितना था? 2 अरब लिवरे का था। तो 2 अरब लिवरे और 10 अरब लिवरे यहां हो गया, तो 12 अरब लिवरे का इस पे जो करीब जो है कर्जा था। तो इससे भी जो है इनका जो है कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। अब क्या कर रहा है सरकार, जो है कर्जदाताओं पर अब क्या कर रही है, 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। कौन? जो कर्ज दिए थे इनको। अब इसके साथ क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? सब परिणाम ये हुआ कि फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा क्या कर रही है, दिन और दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में लगा रही है। जनता के कल्याण के लिए क्या खर्च करेगी, वो जब बचेगा तब तो खर्च करेगी। जितना पैसा इस जेब में आ रहा है उससे ज्यादा पैसा तो कर्ज के चुकाने में लग जा रहा है, कर्ज को देने में लग जा रहा है। जनता के कल्याण के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा है। तो सब बच नहीं रहा, तो अब क्या करेगी, अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव,
राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांस सरकार क्या कर रही है? टैक्स में वृद्धि कर रही है, करों में वृद्धि कर रही है, और करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई है। तो ये सीधे सीधे आम जनता के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसमें मध्यवर्गीय लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इनके ऊपर ये टैक्स लगा रही है। अब ये कदम भी नाकाफी हो रहा है, टैक्स लगा रही है फिर भी जो है उतना धन नहीं आ पा रहा है जितना है जिसकी जरूरत है, तो फिर और टैक्स बढ़ाएगी। ठीक है, तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था। ये 3 एस्टेट कौन थे अभी बताऊंगा मैं इनको, और केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। तो जब क्रांति की जब बात कर रहे हैं तो ये तीसरा एस्टेट जो है, इसी के जो इसमें जो शामिल लोग थे यही क्रांति करते हैं, और यही क्यों क्रांति करते हैं ये अभी मैं बता दूंगा आपको। तो इस तरीके से इस पर क्या हो रहा है, कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, आय के स्रोत है नहीं है, और ले देकर के एक ही स्रोत है जो टैक्स का है। टैक्स दिन पे दिन बढ़ाई जा रही है। तो इसी संदर्भ में कहा जाता है, और ये इतने विलासितापूर्ण जीवन बिताने लगे थे ये राजा जो है, कि इनके लिए यह भी कहा गया कि दुनिया क्या करती है, जितनी आपकी इनकम है उसी हिसाब से खर्च करते हैं लोग। आपके पास अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये के हिसाब से खर्च करेंगे, लेकिन ये उल्टा कर रहे थे। इनका जितना खर्च है उस हिसाब से ये आय करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनका तो खर्च बढ़ता जा रहा है, आय बढ़ाने पे ध्यान नहीं दे रहे, जैसे ही खर्च बढ़ रहा है तो उस हिसाब से टैक्स लगा दे रहे हैं। तो इसलिए सीधा सीधा इन पर जनता पर बोझ बढ़ रहा है। तो देखिए यहां पर समझ लीजिए आप जो है 3 स्टेट में कैसे बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में आता है सब पादरी वर्ग, दूसरा स्टेट में था कुलीन वर्ग, ये सामंत लोग हुआ करते थे, कुलीन लोग हुआ करते तो वो दूसरे स्टेट में आते थे, और तीसरे स्टेट में जो है बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, शिक्षक आदि जैसे लोग जो है इस तीसरे स्टेट में आ रहे हैं। इसी में जो किसान और कारीगर जो है शामिल थे इस तीसरे स्टेट में, और इसके बाद छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। तो ये सारे लोग जो है आपके तीसरे स्टेट में हैं। लेकिन दूसरे स्टेट में कुलीन और पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामंत है, और पहले में पादरी वर्ग। अब यहां समस्या क्या है? समस्या यह है कि यह पादरी टैक्स लगाता था तीसरे स्टेट पर, लेकिन खुद टैक्स नहीं देता था। यह कुलीन यह भी टैक्स लगाता था तीसरे स्टेट पर, लेकिन खुद नहीं टैक्स देता था। तो सारा यहां पर आप समझ पा रहे होंगे, सारे टैक्स का बोझ आ गया इसके ऊपर। तो यहां पर ये 2 वर्ग थे, ये विशेषाधिकार संपन्न वर्ग थे, इनको विशेषाधिकार थे, टैक्स से छूट थी, बाकी चीजें भी थी। ले देकर एक स्टेट बचा, और यही आगे चलकर क्रांति कर रहा है, क्योंकि इसी की कठिनाई बढ़ेगी ना। टैक्स जितना बढ़ाया जाएगा टैक्स का सारा बोझ इन पर ही पड़ेगा, और ये अलग से शोषण कर रहे हैं इसका कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग अलग से शोषण कर रहे हैं इनका, जमीन छीन रहे, तमाम दुनिया भर की चीज कर रहे हैं। तो यही है कि वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र का पद सामान्यतः 1789 से पहले तक क्या था? फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। अब यहां देख रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर समझाया, तो यहां पर जो है 3 स्टेट दिखा दिए, तो पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। यहां समझ रहे हैं, ये पूरी आबादी अगर मिला है तो इसमें लगभग 90%, इस बात को ध्यान रखिएगा, 90% इसमें किसान है। लेकिन जमीन के मालिक कौन है? ये कुलीन है, ये सामंत है, इनके पास ज्यादा जमीन है, किसानों के पास जमीन नहीं है। तो लगभग 60% जमीन किसके पास है? कुलीनों के पास है, चर्च के पास है। तीसरे स्टेट के अमीरों का और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी कि जो जमीन का जो अधिकार था, जो 60% से ज्यादा जमीन थी किसके पास थी? वो पादरी के पास थी, यानी चर्च के पास थी संपत्ति। उसके बाद था कुलीन या सामंती वर्ग, और तीसरा जो है यहां पर जो उच्च वर्ग, जो मध्य वर्ग है, यानी पैसे वाला जो है उसके पास था। ठीक है, अब साहब यहां देख रहे हैं अमीर के बाद प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के कुछ विशेषाधिकार थे, यानी वो टैक्स नहीं देंगे, उससे छूट थी उनको, और वो विशेषाधिकार ना जन्म से प्राप्त थे। जैसे भारत में भी कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो जन्म से महान हैं, हम तो जन्म से जो अगर हमें इस जाति में जन्म मिला है तो हमें जो है विशेषाधिकार, एक तरीके से ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ ऐसा यहां पर दिख रहा है। तो जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे ना, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था? राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। तो यानी कुलीन और पादरी वर्ग जो था, इन्हें टैक्स देने से छूट थी, लेकिन ये कर लगा रहे थे।
कर लगा रहे थे, कर किस पे लगा था? वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। अब साहब किसान अपने स्वामी की सेवा करते थे, और सेवा किस प्रकार कर रहे हैं? वो कर रहे हैं साहब स्वामी के घर खेतों में काम कर रहे हैं, सैन्य सेवाएं दे रहे हैं, सड़कों के निर्माण आदि के लिए वो बाध्य किए जा रहे हैं। अब ये भी नहीं कि वो स्वेच्छा से ये सेवा दे रहे हैं, बल्कि उन्हें बाध्य किया जा रहा है, इसी से इनका शोषण भी होगा। ठीक है, तो यह आपको उम्मीद है कि आपको फ्रांस का समाज किस तरीके से किस वर्ग में बटा था आपको समझ में आ गया होगा, किन किन को विशेषाधिकार प्राप्त था ये समझ में आ गया होगा। टैक्स किस जो वर्ग पर लगाया जा रहा था, तो तीसरे स्टेट पर जो है टैक्स लगाया जाता था यहाँ पर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब चर्च भी किसानों से कर्ज का एक हिस्सा लेता था। अब जो कर्ज का कर का एक हिस्सा जो ले रहा है उसे कह रहे हैं साहब टायद, इंग्लिश में ये टायद, ये धार्मिक कर हुआ करता था। इसके अलावा इस पे एक और कर लगता था, वो था साहब टाइल, यह प्रत्यक्ष करता, डायरेक्ट करता। ठीक है साहब, और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे इनमें। तो इस तरीके से उस पे ऊपर कर के ऊपर कर लगाए जा रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना की उपभोग की चीजों पर भी लगाया जा रहा है। अब जब रोजाना की उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जा रहा है, तो इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ किस पर पड़ गया? वो पड़ गया साहब जनता वहन कर रही थी, उसके ऊपर पड़ गया। और जनता कौन थी? वो तीसरे स्टेट में जो शामिल थे, किसान, मजदूर, वकील, शिक्षक, इस तरीके के लोग जो है। चलिए अब आगे देखते हैं जीने का संघर्ष। अब जब इस तरह की स्थितियां प्रकट हो गई हैं, टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, राज्य का जो है आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा है, राज्य की कोई आय के स्रोत बहुत अच्छे हैं नहीं है, ना ही वो आय के जुटाने के लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है, और उल्टा उस पर दिन पे दिन कर्ज का भी बोझ बढ़ता जा रहा है। विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं वहां के राजा। तो ऐसे में देख रहे हैं जीने का संघर्ष किस तरीके से फ्रांस की जनता के सामने आ रहा है। तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी साहब? वो 2.3 करोड़ थी, 2.3 करोड़। लेकिन आगे चलकर 1789 में ये बढ़कर कितनी हो गई? 2.8 करोड़ हो गई। अब जब सब जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके लिए खाने की चीज तो चाहिए ना, वो जनता खाएगी क्या? तो पहले जितना अनाज उत्पन्न हो रहा था या जितना खाने की चीजें उत्पन्न हो रही थी उतनी अभी हो रही है, उससे कम हो गई है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है, तो ये जो है अपर्याप्त हो रही है लोगों के लिए। तो ऐसे में क्या हो रहा है? खाद्य पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि हो रही है। पाव रोटी यानी कि ब्रेड टाइप का आइटम, तो इस पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में जो है दूसरी तरफ देख रहे हैं कुछ लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजदूरी इतनी कम मिल रही है कि वो रोजाना की जो जरूरत की चीज है उनको भी निर्वाह नहीं कर पा रहे, उनको भी खरीद नहीं पा रहे हैं। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ पा रही थी। तो इससे क्या होगा? गरीब और अमीर की खाई जो है चौड़ी होती जाएगी। तो और असमानता जो है यहाँ पैदा हो रही, पहले से ही असमानता मौजूद है। 3 स्टेट में बदला हुआ समाज, अमीर गरीब तो पहले ही से था, और यहां पर और खाई चौड़ी हो गई है साहब। विशेषाधिकार प्राप्त और जिसको विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, जनसाधारण है, वो पहले से वर्गों में बटा हुआ है। अब यहां पर और खाई चौड़ी हो रही है। इसके अलावा स्थितियां और बदतर होती जा रही हैं। कब होती जा रही हैं? जब सूखे और ओले के प्रकोप से क्या हो रहा है? पैदावार कम हो जा रही है, पैदावार नहीं हो रही है। तो ऐसे में इनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है। और ऐसे में जो है रोजी रोटी के संकट के साथ क्या हो रहा है? जीविका संकट, यानी जीने के लिए जो मूलभूत चीजों की जरूरत होती है, खाने की चीजों की जरूरत होती है, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए इस तरीके से इनके सामने जीविका संकट भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये स्थितियां जब आ रही हैं, अब साहब यही देख रहे हैं उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। अब जब इसमें मध्य वर्ग है, यहां पर जब हम 3 स्टेट पढ़ रहे थे, तो वहां पर मध्य वर्ग में ऊपर या जो लेयर थी तीसरे स्टेट में, यहां पर आप देख ही लीजिए इसे एक बार। ये जो है तीसरा स्टेट है, ये जो ऊपर की लेयर है, यानी बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती काम करने वाले लोग और वकील, ये जो है मध्य वर्ग है। तो ये जब इसके पास थोड़े अच्छे संसाधन हैं, ऑलरेडी पहले से ही संसाधन है इसके पास, पैसा है इसके पास, लेकिन पैसा वगैरह होने के साथ साथ इसके पास अधिकार नहीं है। सारा बोझ इसी के ऊपर डाला जा रहा है, या किसानों के ऊपर या मजदूरों के ऊपर डाला जा रहा है। तो इससे जो है इस चीज से मांग करेगा निपटने की। ये चाहेगा कि समाज में जो समानता ऐसी चीज आए, पादरी और कुलीन वर्ग जो विशेषाधिकार प्राप्त है उनके विशेषाधिकार हटाए जाए, बराबरी पे खड़ा किया जाए हमारे।
कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए, हम टैक्स दे रहे हैं तो वो भी टैक्स देना चाहिए। तो इस तरीके से जो विशेषाधिकार के अंत की कल्पना कर रहा है। तो देखिए, पहले भी टैक्स बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, लेकिन वो इस तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। जो क्रांति, फ्रांस की क्रांति सफल हो रही, उस तरीके से सफल नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए क्या नहीं थे? साधन और कार्यक्रम नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम ये देख रहे हैं, ये जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? जब साधन नहीं थे, कार्यक्रम नहीं थे, कौन से साधन नहीं थे? आर्थिक चीजें नहीं थी, तमाम सोच नहीं थी, या वो चेतना नहीं थी। लेकिन अब जो है तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध हो चुके हैं, जो शिक्षित होकर के नए विचारों के संपर्क में आ गए हैं। तो जब ये तीसरे स्टेट का लोग जो है इस तरीके की चीजों में संपर्क में आ रहे हैं, शिक्षित हो गए हैं, तो फिर वो चेतना जागृत कर रहे हैं। जब चेतना जागृत कर रहे हैं तो क्वेश्चन उठा रहे, भाई इसको विशेषाधिकार क्यों होना चाहिए? पादरी है तो पादरी चर्च तक रहना चाहिए ना। कुलीन को विशेषाधिकार क्यों होना चाहिए? वो टैक्स क्यों नहीं देना चाहिए? चर्च के पास इतनी संपत्ति है तो वह कल्याण के लिए क्यों नहीं यूज होनी चाहिए? तो ऐसे में जो ये समूह है वो क्या कर रहा है? 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हो रहा है, जिसे हम मध्य वर्ग कह रहे हैं। ये फ्रांस के संदर्भ में कहा जा रहा है, ठीक है, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार, अब ये पैसे वाला हुआ है या मध्य वर्ग तक, मिडिल क्लास तक पहुंचा है, तो कैसे पहुंचा है? जो समुद्र पार से व्यापार हो रहा था, या ऊनी तथा रेशम वस्त्रों के उत्पादन पर जो उत्पादन करके इसने संपत्ति अर्जित कर ली थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था, या समाज के समृद्ध लोग इसे खरीद लेते थे। तो तीसरे स्टेट में इन सौदागरों, निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। अब ये पढ़े लिखे लोग क्या हो रहे हैं? अब ये कह रहे हैं, साहब इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, यानी जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, योग्यता के आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर ना हो, योग्यता के आधार पर होना चाहिए। तो इस तरीके की ये बात कर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, जन्म से नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, इस तरीके के ये आपस में चिंतन मनन कर रहे हैं, और फिर आगे चल के ये अलग अलग दार्शनिकों के विचारों से जो है विचारों को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनसे उनके संपर्क में आते हैं। तो स्वतंत्रता, सामान्य नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना कौन दे रहा है? वो जॉन लॉक दे रहा है। और ज्यां जॉक रूसो, तो ये जॉन लॉक, ज्यां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। क्या प्रस्तुत की थी? स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की कल्पना कौन कर रहा है, या परिकल्पना कौन दे रहा है? वो जॉन लॉक दे रहा है। उसके बाद आगे चल करके जो है ज्यां जाक रूसो दे रहा है। तो इस तरीके के दार्शनिकों को, विचारों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं ये लोग। फिर उसके बाद जॉन लॉक जो है अपने टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने क्या किया है? राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन कर दिया। यानी फ्रांस का जो राजा था वो दैवीय सिद्धांत पर आधारित होकर के शासन कर रहा है, और उसकी वजह से निरंकुश भी है। वो कह रहा है कि ईश्वर की इच्छा है मुझे राज कराने की, यानी मैं अपनी मर्जी से नहीं बनाऊं, ईश्वर ने मुझे राजा बनाया है। तो दैवीय सिद्धांत का ये खंडन कर रहा है। ऐसे ही आगे चल करके रूसो जो है इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए क्या कह रहा है? जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर सरकार का प्रस्ताव रख रहा है। यह कह रहा है कि सरकार आखिर में राज्य की अवधारणा विकसित हुई है, तो कैसे हुई? तो साहब कह रहा है, जब जनता के पास संपत्ति आ जाती, पैसा आ जाता है, तो फिर उसके अंदर जो एक सुरक्षा की जो है चिंता जागृत होती है। तो सुरक्षा की चाह में वो क्या करता है? अपने अधिकारों को सामूहिक रूप से किसी एक व्यक्ति को सौंप देता है कि आप जो है हमारे लिए व्यवस्था बनाइए। तो इस तरीके से जनता के क्या कह रहा है के बीच, किसके बीच है? जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध के आधार पर सरकार बन रही है, यह कह रहा था। आगे चलकर मॉन्टेस्क्यू, या इसी को मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक एक रचना में क्या किया? सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की है। तो यानी कि जो है आपके मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया है? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्या किया? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को।
तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दे रहा है आपका मोंटेस्क्यू। तो यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका, ये तीनों अलग होनी चाहिए, साथ में नहीं होनी चाहिए। तो इसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में हमारे अंदर, हमारे जो भारत में व्यवस्था चल रही है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है, यानी तीनों आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र रह करके काम करती है। यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसके अलावा जब अमेरिका में जब क्रांति हुई है, या अमेरिका के जो 13 उपनिवेश हैं वो जब ब्रिटेन से आजाद हो रहे हैं, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बन रही है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर। अब साहब, फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी कि जब यहां पर फ्रांस के लोग, जो मध्य वर्ग है, वो चिंतन मनन कर रहा है, सामाजिक समानता की बात कर रहा है, यहां पर जो है स्वतंत्रता की बात कर रहा है वो, तो अब जब अमेरिका के जो उपनिवेश स्वतंत्र हुए हैं, तो उन्होंने वहां संविधान बनाया है। तो वहां संविधान में जो वो जो है क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी दे रहा है, तो ये भी फिर इनके प्रेरणा के स्रोत बनने हैं। ये भी चाह रहे हैं कि ऐसे ही कुछ अधिकार हमारे यहां भी होने चाहिए, तो इसलिए भी ये क्रांति की ओर अग्रसर होगा। अब साहब, दार्शनिकों ने क्या किया, इन विचारों पर कॉफी हाउस, अब जो फ्रांस के जो दार्शनिक थे या राजनीतिक चिंतक थे, वो क्या कर रहे हैं, कॉफी हाउस में बैठ रहे हैं, सैलून में बाल कटाने वाली जगह पर बैठ रहे हैं, वहां पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की जोरदार बहस चल रही है। अब इसी समय लुई 16 द्वारा क्या हुआ है, राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर जो है फैल गई है। तो इससे क्या हुआ है, इससे व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा और भड़क गया। अब जब और भड़क रहा है, तो फिर जो है ये फिर क्रांति की ओर अग्रसर होंगे। खैर, अब देखते हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। ये आप हम समझ गए किन कारणों से बढ़ाए। अब यहां पर कह रहा है कि प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। प्राचीन राजतंत्र के तहत इसके लिए उसे क्या करना होता था, एस्टेट जनरल, यानी कि अभी यहां पर जो अफवाह फैलाई है, यहां पर ये जो अफवाह फैलाई है कि इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अब यहां पर जो है एक खबर फैली है केवल कि लुई 16 जो है एक टैक्स लगा रहा है। तो प्राचीन राजतंत्री व्यवस्था के तहत जो है टैक्स तभी लगा सकता था राजा, जब वो जो है एस्टेट जनरल की बैठक बुलाएगा, यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाएगा। एक प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी, लेकिन इस लुई 16 ने क्या किया, उस बैठक को बुलाया ही नहीं। इसे छोड़ो, 175 साल से वो बैठक ही नहीं हुई। यानी कि यहां पर जब पढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे तो इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, इसकी अंतिम बैठक जो है 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है, तो अब 1614, 175 साल से बुलाई नहीं गई है। अब फ्रांसीसी सम्राट जो लुई 16 है, उसने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए क्या किया, इस एस्टेट जनरल की बैठक बुला ली है साहब। 175 साल बाद जो है उस बैठक को बुला रहा है। अब प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया जा रहा है। अब जब सजाया जा रहा है तो इसके भी खर्चा लगेंगे। खैर, पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में क्या किया, अपने 300 प्रतिनिधि भेज दिए। पहले यानी कि पादरी और कुलीन वर्ग जो जिसमें शामिल थे, उन्होंने क्या किया, अपने 300 प्रतिनिधि इसमें भेज दिए। लेकिन अब जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए जो तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे, वो उनके पीछे खड़े किए गए हैं साहब। वो पीछे खड़े किए गए, तो ऐसे में तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। चूंकि यहां पर जो है औरतों, किसानों और कारीगरों को सभा में प्रवेश करने वर्जित था, उनकी मनाही थी, उन्हें अधिकार ही नहीं था कि वो सभा में प्रवेश करें। तो उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, वो कर रहा है साहब मध्य वर्ग। मध्य वर्ग यानी कि अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहा है, तो मध्य वर्ग कर रहा है। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिससे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। बेशक उन्हें जो है अधिकार नहीं था, उसमें प्रवेश करने का वर्जित था उनके लिए, तो फिर भी उन्होंने अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से सारी चीजें भेजी। खैर, एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, यानी 3 वर्ग थे, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। तो इन तीनों वर्गों को एक एक वोट देने का अधिकार था। लेकिन जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि आए थे,
और ये लुई 16 भी इसी प्रथा को चालू रखना चाहता था। लेकिन जो तीसरे स्टेट के जो लोग आए थे, प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मांग की साहब कि एक एक वोट ना हो, बल्कि प्रत्येक प्रतिनिधि, यानी जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, जितने भी प्रतिनिधि सभा में शामिल हैं, उन सबको एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो अब अधिकार होना चाहिए, तो लेकिन जो है क्या किया, इसने मना कर दिया कि साहब ऐसा नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो ये तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि क्या करेंगे, विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले जाएंगे। अब तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। अब यहां से बाहर निकल गए और ये खुद को क्या कर रहे हैं, संपूर्ण फ्रांस का प्रवक्ता मान रहे हैं, फ्रांसीसी जनता का प्रवक्ता मान रहे हैं। तो ऐसे में ये 20 जून को ये प्रतिनिधि क्या कर देते हैं, खुद को एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं वर्साई के में, और इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होने के बाद वहां चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर देते। क्या कर देते हैं, नेशनल असेंबली घोषित कर दे रहे हैं, यानी राष्ट्रीय सभा घोषित कर दे रहे हैं। अब साहब और शपथ ले रहे हैं, क्या शपथ क्या ले रहे हैं कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम नहीं किया जाएगा, उनको जो है जब सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम जो है असेंबली भंग नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं साहब, उनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं साहब, मिराबियो और आवेसिये ने इनका क्या किया है, नेतृत्व किया इस गुट का। अब इनका गुट किया तो मिराबियो कौन था, वो कुलीन परिवार में हुआ था उसका जन्म, तो यानी दूसरे स्टेट से संबंधित था, जो दूसरे स्टेट से संबंधित था कौन, मिराबियो का जन्म क्या हो रहा है, कुलीन वर्ग में हो रहा है। लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाली बात से सहमत होता है और उसे खत्म करने की जरूरत है उसको सहमत होता है उससे। उसने एक पत्रिका निकाली थी और वर्साई में जुड़ी भीड़ जो वर्साई में जो जुट रही है उसके सामने भाषण दे रहा है। और आबे जो था, जो दूसरा था आवेसिये, वो मूलतः पादरी था। अब देखिए जहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तीसरे वर्ग से जो तीसरा वर्ग था उससे प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और वो खुद को असेंबली घोषित कर रहे हैं, नेशनल असेंबली घोषित कर रहे हैं। उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व कर रहे हैं साहब मिराबियो और आवेसिये। और ये असेंबली घोषित कर रहे हैं, ये जो मांग कर रहे हैं, ये लोग मांग क्या कर रहे हैं कि साहब विशेषाधिकार जो खत्म किए जाए। विशेषाधिकार कौन कहेगा, जो द्वितीय स्टेट है, दूसरा स्टेट है, उसके खत्म किए जाए, पहला स्टेट है उसके खत्म किया, पादरी और कुलीन के ये विशेषाधिकार खत्म किए जाए। और उन्हीं का नेतृत्व कौन कर रहा है, पादरी और कुलीन ही कर रहा है। तो पादरी था और उसने क्या किया, तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पत्रिका लिखी और इसके माध्यम से ये लोगों को, ठीक है, अब ये जो है सारी बातें आपने समझ ली। अब चलिए आगे। अब जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप करने में व्यस्त थी और उसी समय पूरा फ्रांस आक्रोशित था, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और राजा के अधिकारों को, राजा के विशेषाधिकारों को कम करने की बात कर रहे हैं, यानी निरंकुश राजतंत्र वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो यह क्रांति का सबसे बड़ा सबूत यहां से स्टार्ट हो जा रही है। अब जब ये क्या कर रहे हैं, एक संविधान का प्रारूप बना रहे हैं और उधर फ्रांस उबल आग बबूला है, आक्रोश है फ्रांस की जनता में, किसके प्रति, इस व्यवस्था के प्रति, राजतंत्र की व्यवस्था के प्रति या विशेषाधिकार के खिलाफ, कर दिन पे दिन उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसके खिलाफ। तो ऐसे में कड़ाके की ठंड के कारण क्या हो रहा है, फसल मारी गई है और पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही है। पाव रोटी मैंने बताया ब्रेड, यानी खाने के लिए ब्रेड, अब इसकी आसमान छू रही है। तो ऐसे में जो बेकरी मालिक थे जो इसे बना रहे हैं वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं, महंगी दामों पर बेच रहे हैं, लोगों को लाइन लगाकर ये चीजें मिल रही हैं। एक रोटी खरीदने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, महिलाओं को लाइन लगानी पड़ रही है। तो ऐसे में जो है गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ जो सम्राट क्या है, सम्राट इसको जो इसके खिलाफ है साहब नेशनल असेंबली के, अब नेशनल असेंबली के खिलाफ है, इधर जो है भीड़ ने जो है क्या दुकान पर धावा बोल दिया है। तो ऐसे में सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। अब जो क्रुद्ध भीड़ है, गुस्साई भीड़ है, उसने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। बास्तिल क्या, जो मैंने बताया था बास्तिल का किला, स्टार्टिंग में बताया था ना, ये बास्तिल का किला क्या थी, ये बास्तिल का किला, बास्तिल का किला था साहब आपका एक जेल, जहां पर ये राजा अपनी मनमानी से किसी को भी ठूस देता, जेल में बंद कर देता था
और वहां यातनाएं दी जाती थी। तो ऐसे में ये बास्तिल का किला था, ये निरंकुशता का प्रतीक बन चुका था। तो सबसे पहले इसी को ढाया जाए, तो इसको ढाया गया। तो इस तरीके से 14 जुलाई को बास्तिल का किला ढहा दिया गया। अब देहाती इलाकों में, गांव गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने क्या किया, भाड़े पर लठैत बुला लिए, लुटेरे बुला लिए, जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े। तो इस तरीके की जो अफवाह फैल रही है, तो इसके खिलाफ जनता खड़ी होगी ना। तो जनता साहब इधर उधर से आ रही है। तो कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज जला दिए। लगान संबंधी दस्तावेज नहीं रहेंगे तो लगान हमसे कौन वसूलेगा फिर। तो ये काम कर रहे हैं साहब। उधर जो है कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत से ने तो क्या किया, पड़ोसी देशों में जाकर के शरण ले ली। तो साहब इस तरीके से देख रहे हैं। अब आगे जो है अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके क्या किया, अब लुई को अनुमान हो गया कि ये रुकने वाली नहीं है। अगर इसे मैंने रोकने का प्रयास किया या इस पे बल का प्रयास किया तो ये मुझे ही कूट डालेंगे, मुझे ही मार डालेंगे। तो ऐसे में जो है वो नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है। तो लुई 16 इसको अंततः मान्यता दे दे रहा है नेशनल असेंबली को, और कह दे रहा है ठीक है आप संविधान बना रहे हो, बनाइए। और इसे खूब पता है कि साहब ये संविधान बना रहे हैं तो मेरी शक्तियों में कटौती करेंगे। तो उस पर भी राजी होता था, भाई ठीक है कर देना कटौती, इससे अच्छा है ना मैं मरूं उससे पहले, अच्छा है कि तुम साहब मेरी शक्तियों को कटौती कर दो, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। इस बात से जो है अब साहब उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा, यह भी मान लिया। अब 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने क्या किया, करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। अब चूंकि ये सारी चीजें इसके खिलाफ हो रही हैं, राजतंत्र के खिलाफ हो रही हैं और उधर कुलीन के खिलाफ हो रही है, पादरी वर्ग के खिलाफ हो रही सारी चीजें, तो अब जो है जब इसने क्या किया, आदेश पारित कर दिया, तो पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। ये पादरी फिर दूसरी जगह भाग रहे हैं क्योंकि इन पर भी तो हमले हो रहे हैं, कुलीनों के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो इस तरीके से अपने देश से जो है जहां जहां जो विद्रोह नहीं हो रहे हैं वहां भाग रहे हैं। तो ये जो इलाके दिखा गए हैं, ये इलाके यहां पर भय है कि कभी भी मार देंगे, कूट देंगे, और यहां से फिर जो लोग दूसरे इलाकों में जा रहे हैं जहां पर सुरक्षित रहने की उन्हें संभावना है। तो ऐसे में धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि भी जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। जो पहले अमेरिका में जो है भागीदारी, अमेरिका के 13 उपनिवेश थे वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। उस आज़ादी की लड़ाई में फ्रांस जब भागीदार कर रहा है तो उस पर 10 अरब लिबरे की कर्ज हो जा रहा है और 2 अरब लिबरे का पहले ही था, तो 12 अरब लिबरे का कुल कर्ज था। जब इन्होंने इस प्रकार क्या किया, जब चर्च की स्वामित्व वाली संपत्ति थी उसको अपने कब्जे में ले लिया, धार्मिक कर समाप्त कर दिया, तो इस तरीके से सरकार के हाथ में जो है कितनी संपत्ति आ गई, 20 अरब लिबरे की संपत्ति आ गई। ठीक है साहब, चलिए अब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो अब जब राजा ने कह दिया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि ठीक है आप संविधान बना रहे हो, बनाइए संविधान, मेरी शक्तियों में कटौती करोगे कर लेना। तो 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया किसने, नेशनल असेंबली ने। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सम्राट की शक्तियों में सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में जो केंद्रीकृत होने के बजाय क्या किया जाए, अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर दिया जाए, बांट दिया जाए। तो इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई। अब जब नींव पड़ गई राजतंत्र की, तो अब यूरोप में दूसरे देश जो हैं वहां पर भी तो राजतंत्री व्यवस्था है, वहां भी तो निरंकुश शासन है। तो उन देशों को या उन राज्यों को यह भय होगा कहीं हमारे यहाँ क्रांति ना हो जाए। अगर लोग इससे प्रेरणा लेने लग गए फ्रांस से, तो फिर हमारे लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उधर लुई 16 की शक्तियां कमजोर कर दी हैं, तो ये दूसरे राज्यों के भी संपर्क में आएगा, तो सब संपर्क में आएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, इनको जो निरंकुश राजतंत्र को डर है कि हमारे देश में भी ऐसी चीजें ना आ जाए, हमारे देश में भी जनता भड़क ना उठे, हमारे देश में भी जनता हमारे खिलाफ ना खड़ी हो जाए। तो ऐसे में क्या किया जाए, फ्रांस में फिर से राजतंत्रीय व्यवस्था लागू की जाए। ये संवैधानिक राजतंत्र की जो व्यवस्था आई है इसे हटा करके केवल निरंकुश राजतंत्र की सत्ता वापस की जाए। तो इसका नेतृत्व कर रहा है ऑस्ट्रिया नेतृत्व कर रहा है। तो इन्हें पता चल जाता है, सब किन्हें पता चल जाता है कि नेशनल असेंबली को, तो नेशनल असेंबली को पता चल जाता है। उधर जो है लुई 16 जो है वो भी है
इनके संपर्क में है, ठीक है साहब। तो इनके संपर्क में है तो फिर नेशनल असेंबली क्या करती है, उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देती है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैं बता दूं कि लुई 16 ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे और ये सारी बातें चालू हो गई थी, लेकिन उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। किससे चल रही थी? प्रशा के राजा से। प्रशा यानी कि जर्मनी, आज का जर्मनी समझ लो इसे, प्रशा जर्मनी। और इस सब का नेतृत्व मैंने बता दिया कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया कर रहा था। उधर इसकी प्रशा के राजा से गुप्त वार्ता भी चल रही थी, जो मैंने बता दिया। अब इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली, मैंने बताया आपको। अब जब सेना भेजने की योजना बना ली, इन्होंने सोचा कि फ्रांस में राजतंत्रीय व्यवस्था पुनः लागू की जाए। तो इस योजना पर अमल होता उससे पहले ही इस 1792 में नेशनल असेंबली ने क्या किया, प्रशा के खिलाफ जो युद्ध की घोषणा कर दी। प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ इस युद्ध की घोषणा कर दी। अब जब घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके जब घोषणा कर दी तो इसके बाद जो है लोग जो थे फ्रांस के, वो सेना में भर्ती होने लगे, इस लड़ाई में लड़ने के लिए खूब जोर शोर से जाने लगे। तो प्रांतों से हजारों स्वयं से ही सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। किसके? यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की, किसकी? जनता की जंग। इस सबको ध्यान रख, गौर करिए इन सब शब्दों पर। तो जनता की जंग के रूप में लिया है। अब उनके होठों पर देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, और जो गीत तराने थे उनमें कवि रॉजर दी लाइन के द्वारा एक रचित मार्शले भी था। तो ये मार्शले गीत को गा रहे हैं, और यही मार्शले गीत आगे चल करके फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बनता है। क्या बनता है? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बनता है। तो इसलिए इस गाने का नाम मार्शले हो गया, अब फ्रांस का राष्ट्र गाना है। अब देखिए, अब क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक हानि हुई, कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अब पुरुषों के मोर्चे पर, जब पुरुष मोर्चे पर जा रहे हैं तो उस मोर्चे के जाने के बाद क्या हो रहा है, घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी किनके कंधों पर आ गई है? औरतों के कंधे पर आ गई है साहब। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि उससे जब लड़ रहे हैं, उसके बाद अभी ना वो क्रांति जो चाह रहे थे, क्रांति से ये वो नहीं मिल पाया है। तो वो नहीं मिल पा रहा है, तो एक बड़ा हिस्सा कह रहा है कि साहब क्रांति को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? ये सारी बातें अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। यानी चुनाव लड़ सकता है, नेशनल असेंबली में जा सकता है, वो वही जा सकता है जिसके पास पैसा हो। उसके अलावा इनमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। वोट डालने का अधिकार भी जो है उनको दिया गया जिनके पास पैसा हो। सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है साहब। तो ऐसे में क्या हुआ, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कि क्रांति को यही खत्म कर देना चाहिए, कि क्रांति को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बड़ा हिस्सा मांग कर रहा है कि साहब क्रांति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, अभी क्रांति खत्म नहीं हुई है, या क्रांति को यही ठंडा नहीं होने देना है। ठीक है साहब। इनमें से जब बहस हो रही तो इनमें से जैकोबिन क्लब को सबसे सफल होता है। अब जैकोबिन क्लब क्या हो रहा है, यहां पर जो व्यवस्था सभा थी, व्यवस्थापिका सभा यानी नेशनल असेंबली जो थी, उसमें दो लोग थे, एक बाईं ओर लोग बैठते थे और एक लोग बैठते थे दाईं ओर। जो बाईं ओर बैठे उन्हें कहा गया वामपंथी, और जो दाईं ओर बैठे उन्हें कहा गया दक्षिणपंथी। अब ये दक्षिणपंथी समझौतावादी थे, लेकिन इसमें जो बाईं ओर बैठने वाले वामपंथी थे, इसमें भी दो तरह के लोग थे। अब ये तो समझौतावादी हो गए। ये जो वामपंथी थे, ये थे साहब व्यापक परिवर्तन की चाहत रखने वाले। ये चाह रहे हैं कि सारी व्यवस्था एकदम बदल जाए, सब कुछ, सबको अधिकार मिल जाए, सब कुछ चीजें हो जाए, सब सेटल हो जाए, धीरे धीरे नहीं होना चाहिए, एकदम से आ जाए सारी चीजें। तो व्यापक रूप से परिवर्तन की चाह रख रहे हैं, जबकि ये समझौता कर रहे हैं अभी नहीं मिलना, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, अभी जितना मिलना उतना कर लेते हैं। ये ऐसी बात कर रहे हैं। अब ये व्यापक परिवर्तन की चाह रख रहे हैं। इसमें भी दो गुट में बटे हुए लोग। एक गुट है साहब जैकोबियन, जो उग्र लोग हैं। दूसरा गुट है साहब जिरोंदिस्ट का, ये उदार लोग हैं। ये जैकोबियन जो है, ये लड़के मर के कुट के कूट के हत्या करके चाहे जैसे मिले मिलने चाहिए, उस टाइप का मामला है। मानने वाले नहीं, पूरी तरह जो मिलना है मिलने चाहिए, लेकिन ये उदारतापूर्ण जो रवैया अपनाते हैं कौन, जिरोंदिस्ट। तो इस सब में जब मैं बात कर रहा था तो जैकोबियन सफल हो रहे हैं। यहां पर जो कह रहे हैं ना,
तो इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल हो गया। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, ये उग्र थे तो ये सफल हो जाएंगे, जैसे ही सत्ता पर पहुंचेंगे तो ये उग्रवाद की शुरुआत करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे उग्र राजतंत्र की शुरुआत। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। कौन? ये कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी क्लब बना लिए थे, तो उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अब महिला भी क्यों क्लब बना रही होंगी? तो महिलाओं को क्योंकि वोट का अधिकार नहीं मिला, वोट का अधिकार नहीं मिला, उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी गई है, उन्हें बाकी अधिकार नहीं दिए गए पुरुषों की अपेक्षा, तो इसलिए भी महिलाएं भी अपने क्लब बनाएंगी, वो भी जो है इन अधिकारों की मांग करेंगी। खैर, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। यहां पर जब ये देख रहे हैं, ये जो है अच्छे खासे संपन्न लोग होंगे या मध्य वर्ग से होंगे, लेकिन ये जैकोबिन जो क्लब में जो लोग हैं, ये अपेक्षाकृत कम संपन्न हैं, कम पैसा है, वो लोग इस क्लब में हैं। ठीक है, ये कह रहा है। और वो कौन लोग थे? इनमें जो है छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साग छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, इस तरीके के लोग शामिल हैं। चूंकि ये शोषण सबसे ज्यादा इन्होंने झेला होगा ना, इनके अधिकार सबसे ज्यादा छिने होंगे, इन पर जो है संकट ज्यादा आया होगा, इनकी परेशानियां कठिनाइयां ज्यादा रही होंगी। तो अब इनकी ज्यादा रही है, तो इन्हें जब सत्ता मिलती है या इन्हें जब मौका मिलता है चीजें बदलने का, तो ये लोग चाहते हैं कि इन्हें जो है संपूर्ण तरीके से आज ही सब कुछ चीजें मिल जाए, सारा परिवर्तन एक ही साथ होना चाहिए, धीरे धीरे नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय से झेल रहे हैं चीजें, तो लंबे समय से झेल रहे, तो अब मौका आया तो उसे छोड़ना नहीं है। तो इसलिए ये उग्रता भी दिखाते हैं। उनका नेता कौन था साहब? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। यही आगे चल के सरकार बनाता है, सरकार का मुखिया बनता है, सॉरी। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने क्या किया? गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने समाज के जो फैशन परस्त वर्ग लोग थे, जो फैशन में ज्यादा विश्वास रखते थे, फैशन करते थे, वो क्या करते थे? खासतौर पर घुटने तक ही जो है पहनते थे, जिसे हम घुटन्ना कहते हैं। तो वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो ये पूरी पतलून देख रहे हैं ना, पतलून, धारीदार पतलून पहनते थे ये, साथ के साथ जो खोपड़ी पे लाल टोपी लगाते थे। ये सब काम कर रहे हैं इनसे अलग दिखने के लिए, पहली बात तो। दूसरा, लाल टोपी क्यों लगा रहे हैं साहब? लाल टोपी को जो है इसलिए लगा रहे हैं क्रांति के रूप में। तो अब जो है उनका तरीका था, अब इन इसलिए जैकोबियन को क्या कहा जा रहा है? जैकोबियन उनको कहा जा रहा है साहब शौक्लौत। शौक्लौत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाला, यानी कि वो आधी पैंट ना पहना हो, आधी पतलून, तो बिना घुटनने वाला इन्हें कहा जा रहा है। शौक्लौत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, तो उन्हें भी ऐसी अभी आजादी नहीं है। खैर, अब देखिए 1789 की गर्मियों में जैकोबिनियों ने खाद्य पदार्थ की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। अब कह रहे हैं साहब, जब योजना बना रहे हैं, तो ऐसे में 10 अगस्त की सुबह उन्होंने क्या किया? ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और राजा को भी कई घंटों तक इन्होंने बंधक बनाकर रखा। और बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। अब साहब ये प्रस्ताव पारित कर दिया, अब नए चुनाव कराए गए। नए चुनाव कराए गए तो 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, मतदान का अधिकार दे दिया। जो पहले मतदान का अधिकार केवल उनके पास था, जिनके पास संपत्ति होगी वही वोट डाल सकते हैं, अब यहां पर वो क्या किया? सभी पुरुषों को अधिकार दे दिया, चाहे जिसके पास संपत्ति हो या नहीं हो। पर यहां एक और चीज ध्यान देनी है, सभी पुरुषों को तो अधिकार दे दिया इन्होंने, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। महिलाओं को अधिकार नहीं दिया यहां पर इन्होंने। तो महिलाएं फिर अपने अधिकार को पाने के लिए फिर संघर्ष करेंगी, तो उसे भी पढ़ेंगे हम। अब साहब नवनिर्वाचित जो असेंबली है, जो 21 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों द्वारा चुनी गई है, यानी पुरुषों द्वारा, उसका नाम इन्होंने रखा कन्वेंशन। अब ये 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया।
अब किस तरीके से राजतंत्र का अंत किया है, जो यहाँ पर अभी तक हम इससे पहले संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर राजतंत्र का उन्मूलन करके कर रहे हैं, गणतंत्र आ रहा है। तो पहले क्रांति जब शुरू हुई थी फ्रांस की, तो क्या हुआ था, इन्होंने संवैधानिक राज यानी निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति करके संवैधानिक राजतंत्र की स्थापित किया था। अब ये जैकोबियन जो है, इन्होंने क्या किया है, संवैधानिक राजतंत्र की समाप्ति करके या राजतंत्र की समाप्ति करके इन्होंने क्या किया है, गणतंत्र की स्थापना कर दी। चूंकि यह वोटिंग के माध्यम से चुना गया है, बेशक महिलाओं को अभी इसमें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया है। तो 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। चूंकि यहां पर जो राजा था, इस राजा को गिरफ्तार कर लेते हैं और उस पर जो है क्या कहते हैं, मुकदमा चलाया जाता है। तो लुई 16 को न्यायालय द्वारा जब मुकदमा चलाया गया, तो देशद्रोह के आरोप में, किसके आरोप में, देशद्रोह के आरोप में उसे सजा सुनाई जाती है। और 21 जनवरी 1793 को आखिर में इसे प्लेस डी लॉक कॉनकॉर्ड, यानी डी लॉक कॉनकॉर्ड एक जगह का नाम है जो भव्यता लिए हुए है, वो जगह जो लुई 15 के सम्मान में बनाई गई थी। तो वहां पर इसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है। किसे, इसे लुई 16 को। और बाद में ऐसा ही कुछ हस्र जो है, इसकी रानी जो थी मैरी एंतोनेत को भी का भी हस्र सेम यही होता है। अब आप यहां बात आ रही होगी देशद्रोह का क्या मतलब है। लुई 16 को देशद्रोह का मामला समझ में नहीं आया, तो देशद्रोह का मामला वहां से समझिए जब ये नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया और प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा करती है, युद्ध करती है, तो वहां लगाया गया कि इसने वहां पर चीजें देश के खिलाफ काम की, देश के खिलाफ उनका साथ दिया, जबकि इसने देश का साथ नहीं दिया। तो इसलिए यहां पर इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलता है। खैर, अब जब जैकोबियन का यहाँ राज स्थापित हो गया, रोबेस्पियर जो है यहां पर बैठ गया है, तो यहां से शुरू होता है साहब आतंक का राज। जब राजतंत्र का उन्मूलन हो गया, गणतंत्र की स्थापना हो गई, अब यहां पर आतंक का राज आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी, और इस तरीके की नीति अपनाई थी, इसकी सरकार की या नेशनल असेंबली या जो कन्वेंशन थी उसकी कोई आलोचना करता हो, या कुलीन जो भी शत्रु थे, कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दल सदस्य या उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले जो भी पार्टी के सदस्य भी होते थे, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था, या जेल में डाल देता था ये तुरंत। और जेल में डालने के बाद एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था। अब मुकदमा चलाने के बाद यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता था, तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा करके सिर कलम कर दिया जाता था। यहां पर ये आपको गिलोटिन में लगा के लाए हूं, गिलोटिन ये है। यहां पर क्या करते थे, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर होल है, ये थोड़ा ऊपर जाता था, यहां से आदमी को लिटा करके उसकी गर्दन यहां फंसा करके, यानी कि सर यहां निकल आता था, बाकी हिस्सा पीछे रह जाता था, और इससे ऊपर से इसे छोड़ देते थे, इससे कट जाता था उसका सर, यहां धड़ से अलग करके यहां सर गिर जाता था। तो ये यहां पर लगा हुआ है ब्लेड, एक काटने का गरसा सा, तो यहां से फटाक से ऐसे काट देता था। तो चूंकि ये गिलोटिन का आविष्कार एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम गिलोटिन था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया गिलोटिन। तो इस तरीके से जो दोषी पाए जाते थे उन्हें गिलोटिन पर रख करके क्या कर देता था, सर कलम कर देता था। गिलोटिन यहां पर बता दिया कि इस तरीके से होता है। इस मशीन का नाम, इसके आविष्कारक कौन था, डॉक्टर गिलोटिन, उसने किया था, इसलिए इसका नाम गिलोटिन पड़ गया। खैर, अब रोबेस्पियर यहां पर इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है। साथ के साथ देखिए, रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा भी तय कर दी, यानी इससे ज्यादा मजदूरी नहीं दी जाएगी या इससे ज्यादा कीमत पर नहीं बेचा जाएगा। अब नहीं बेचा जाएगा तो गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी कि इतना ही रोटी या गोश्त मिलेगा आपको खाने के लिए, इससे ज्यादा नहीं। अब सब किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए भी बाध्य कर दिया गया, यानी इससे ज्यादा कीमत पर आप बेच ही नहीं सकते, तो आप फायदा भी नहीं कमा सकते, लाभ भी नहीं कमा सकते। अब साहब अपेक्षाकृत जो महंगा सफेद आटा था उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, तो यानी कि जो लोगों की इच्छा है या उन पर भी रोक लगा रहा है ये। अब क्या किया इसने, सभी नागरिकों के लिए क्या कर दिया, साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली कौन सी रोटी, समता रोटी खाने के लिए भी अनिवार्य कर दिया।
अब ये क्या कर रहा है, लोगों पर एक तरीके से अपनी इच्छा थोप रहा है, या जो है सामान्य उसके क्या कहते हैं व्यवस्था बनाने के लिए थोप रहा है जबरदस्ती। अब ऐसी चीज करेगा तो इससे जो है लोगों का जो है क्या होगा, लोगों का विश्वास इससे उठ जाएगा, उनकी भी कठिनाई बढ़ेंगी। अब साहब बोलचाल और संबोधन में भी क्या किया, बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की जा रही है। यहां देख रहे हैं हम समानता जैसी चीज को लागू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से लागू कर रहा है। अब परंपरागत मॉन्स्यूर यानी महाशय और मदाम जैसे के स्थान पर अब क्या बोला जा रहा है, पुरुषों को बोला जा रहा है साहब शितोयन और महिलाओं को बोला जा रहा है शितोयनी। तो यानी एक तरीके का नाम है, समानता ऐसी बात। चर्चों को बंद कर दिया गया है, और चर्चों को बंद कर दिया गया, जो उनके भवन है वहां पर कार्यालय खोले गए हैं, दफ्तर खोले गए हैं। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। यानी जो इसका जो समर्थन कर रहे थे, इसके जो समर्थक थे वो भी इससे परेशान हो गए हैं। जनता तो परेशान है ही है, अब ये समर्थक भी परेशान हो गए, पादरी तो परेशान है ही है, कुलीन तो परेशान है ही है, उसका साथ देने वाले परेशान हो रहे हैं। अंततः क्या हो रहा है, जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया जाता है। किसे, रोबेस्पियर को, और अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद जो है गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। यानी यह जो लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाकर सर कलम करवा रहा था, अब इसका भी जो है गिलोटिन पर चढ़ा करके सर कलम कर दिया जाता है। ठीक है साहब, तो इस तरीके से ये आतंक के राज की स्थापना होती है। तो अब यहां पर आपने देखा होगा पहले क्या था, संवैधानिक राजतंत्र आता है। वो संवैधानिक राजतंत्र कैसे आता है, वो साहब निरंकुश राजतंत्र की जगह पर आता है। कौन सा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है साहब, वो किसकी जगह, किसकी उससे आता है, वो निरंकुश राजतंत्र। तो क्रांति का चरण यहां पर समझ सकते हैं, निरंकुश राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र आता है, और संवैधानिक राजतंत्र से साहब आता है, वो आता है साहब गणतंत्र। गणतंत्र कैसे आता है, क्योंकि यहां पर जो है सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, और राजा को हटा दिया गया। राजा के स्थान पर जो है कन्वेंशन शासन कर रही है, जिसमें प्रमुख के तौर पर जो है अपना रोबेस्पियर होता है। अब जब यहां पर जो आतंक के राज की स्थापना हो जाती है, इस गणतंत्र के बाद में आतंक का जब राज आ जाता है, और आतंक का राज जब आया तो यहां पर जब इसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखा गया कि जब कन्वेंशन नाम की चीज आई, रोबेस्पियर क्या हुआ, वो इतना शक्तिशाली या इस तरीके की गतिविधियां क्यों कर रहा था, जो जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि शक्ति का केंद्रीकरण हो गया था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। तो ऐसे में अब आगे व्यवस्था आएगी कि शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शक्तियां बटें, ज्यादा से ज्यादा यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, तो ये चीजें सारी ठीक चलेगी। तो ऐसे में आता है साहब डायरेक्टरी या डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब क्या करता है, शक्तियों को 5 सदस्यों के, किसके, 5 सदस्यों का समूह, या इसे ही कह रहे हैं साहब डायरेक्टरी या डायरेक्टरी, 5 सदस्यों का समूह, तो इसमें बांट दिया जाता है। और ये 5 सदस्य क्या करते थे, बारी बारी से शासन करते थे। जहां पहले केवल एक व्यक्ति शासन कर रहा था, रोबेस्पियर की जगह अब क्या कर रहे हैं, 5 लोग शासन करते हैं। यानी हर 3 महीने बाद एक लोग बदलता है। बन तो गए साहब, कर तो दिया साहब, लेकिन अब यहां पर जो है समस्या भी आ गई। समस्या ये आ गई, अब जो है इससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार जैसी चीजें फैलने लगी, भ्रष्टाचार फैलने लगा। अब जो है भ्रष्टाचार के साथ साथ जो है फिर कठिनाई बढ़ रही है लोगों की, तो फिर अब इससे भी लोग परेशान होंगे, इससे भी लोग परेशान होंगे, तो इससे भी उनकी कठिनाइयां बढ़ेंगी। अब ये डायरेक्टरी जो है, इससे जब महिलाएं जो है मांग करेंगी वोटिंग के अधिकार की, तो ये वोटिंग का अधिकार नहीं देगा, मना कर देगा, नहीं वोटिंग का आपको अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। डायरेक्टरी का ही एक कुछ लोग जो है उससे संबंध रखने वाले, वो कहते हैं कि साहब ईश्वर ने ही जब बराबरी का नहीं बनाया है, तो फिर यहाँ बराबर क्यों मान रही है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि महिला जो है घर का खाना बनाए, झाड़ू पोंछा बर्तन करें, और पुरुषों को ऐसे काम युद्ध बुद्ध लड़ने दें, शासन करने दें, ऐसे काम जो है ईश्वर ने ऐसा करके भेजा है। फिर आप किस तरीके से मांग कर रहे हैं, तो फिर महिला भी अपने काम के अधिकार की मांग करती है, ये नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं। तो इस तरीके से जो है फिर महिलाएं भी अपने क्लब स्थापित करती हैं, वो भी जो है द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन
इस तरीके के क्लब जो है सबसे ज़्यादा मशहूर हो रहा है ये क्लब। उनकी एक प्रमुख मांग क्या थी, वह यह थी महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उन्हें भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी असेंबली में जाने का अधिकार होना चाहिए, वो भी डायरेक्टरी में जा सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब महिलाएं इस बात से भी निराश हो रही है क्योंकि उन्हें 1791 के संविधान में निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। तो मैंने बताया था ना, दो उसमें बांट दिए थे, एक सक्रिय नागरिक और एक निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक कौन थे, वे लोग जो वोटिंग का अधिकार नहीं था, और सक्रिय नागरिक वो लोग जिनके पास वोटिंग का अधिकार था। सक्रिय नागरिक यानी कि जिनके पास संपत्ति हो वही वोट कर सकते हैं, जिनके पास संपत्ति नहीं होगी वो वोट नहीं कर सकते, तो वो आगे निष्क्रिय नागरिक। तो महिलाओं को भी इस निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में रख दिया गया था। लेकिन महिलाओं ने क्रांति में तो भागीदारी पूरी की थी। महिलाओं ने क्रांति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। वो इसलिए लिया था कि उन्हें भी सारी चीजें अधिकार मिले, उन्हें भी स्वतंत्रता मिले, उन्हें भी बंधुत्व की भावना से देखा जाए, जो बात हो रही थी। पर लेकिन उनके साथ ऐसा होता नहीं है। तो यहीं पर बात आता है क्वेश्चन, क्या क्रांति या क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? ठीक है साहब, फ्रांस की जनता के लिए क्रांति हो गई, वहां राजतंत्र की समाप्ति हो गई, वहां संविधान की व्यवस्था आ गई, वहां पर वोटिंग जैसे मामले आ गए। लेकिन इसमें जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी महिला, क्या उनके लिए भी क्रांति हुई? ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है साहब, प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। कौन से कानून थे? तो साहब वो कानून थे साहब, सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। ये क्रांतिकारी कदम था। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता। यानी पिता ये नहीं कि लड़की अगर चाह रही कि मेरी शादी उस लड़के से होनी चाहिए तो पिता मना कर दे नहीं होगी तो नहीं होगी, ऐसा नहीं है। उसकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करनी है। पिता कहे कि इस लड़के के साथ शादी करनी है और लड़की कहे नहीं मुझे इसके साथ नहीं करनी है, तो नहीं साहब, लड़की ने मना कर दिया तो मना कर दिया। तो ऐसा वो आ गया। अब जो है शादी को क्या किया, एक स्वैच्छिक अनुबंध बना दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। उसके बाद जो है यहां पर तलाक को जो है कानूनी रूप से दिया जा सकता था, ये भी अधिकार दे दिया। पुरुष या महिला दोनों में से कोई भी तलाक की अर्जी दे सकता, ये भी चीज ले आए। ये सारी चीजें तो ले आए। उसके अलावा जो है अब जो है महिलाएं पहले जो व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं ले सकती थी, अब वो व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, कलाकार बन सकती हैं और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती हैं। सारी चीजें कर दी थी, मतलब ये सारी चीजें कर दी थी। लेकिन जो बड़ी चीज थी वो नहीं दिया उन्हें। वो क्या नहीं दिया? उन्हें जो है राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया और इसके लिए वो संघर्ष करती रही। आतंक के राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून भी किया था, यानी रोबेस्पियर के टाइम पर, कन्वेंशन के टाइम पर। अब ऐसी चीज हो रही है तो कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया जा रहा है। उनमें से कई को गिलोटिन पे चढ़ा दिया जा रहा है, फांसी दे दी जा रही है। मताधिकार और समान वेतन के जो लिए महिलाओं आंदोलन कर रही थी, उनको जो है अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जारी रहा। यानी क्रांति हुई है 1789 में, लेकिन इन्हें वोटिंग का अधिकार कब मिल रहा है साहब? सन 1946 में। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि यूरोप के अपने आप को इतना प्रगतिशील कहता है, वो किस तरह प्रगतिशील है, इससे समझ सकते हैं। 1789 में फ्रांस में क्रांति हो गई है, वोटिंग का अधिकार पुरुषों को मिल गया, लेकिन महिलाएं जो है 1789 से संघर्ष कर रही हैं, तब कहीं जाकर के 1946 में उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा है, मताधिकार दिया जा रहा है। तो इस तरीके से देखा तो साहब क्रांति तो महिलाओं के लिए नहीं हो रही थी, मतलब महिलाओं के लिए पूरी तरह क्रांति तो नहीं हुई, कुछ हद तक उनके लिए क्रांति हुई। फ्रांस की जनता के लिए बेशक हुई, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी तरह से वो क्रांति नहीं थी, कुछ हद तक कह सकते हैं। अब सब इसी में एक महिला थी, क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज। इसके बारे में आप क्यों जानना चाहिए? इनके बारे में जब आप कोई बात करें फ्रांस की क्रांति से संबंधित या महिलाओं के लिए क्रांति थी या नहीं थी, तो इनको कोट कर सकते हैं आप, इसलिए पढ़ना चाहिए। तो साहब ओलंपे दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुषों एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, जब क्रांति हुई थी तो एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र।
का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकार से वंचित रखा गया था, इसलिए इनको पढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा जारी किया, घोषणा पत्र, इसके जवाब में। और इसे क्या किया, महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए, इसको भी लागू किया जाए। लेकिन 1793 में ओलंपे दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। जैकोबिन सरकार यानी कि रोबेस्पियर, जब उसकी आलोचना कर दी तो साहब उस पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसी के बाद तुरंत उन्हें फांसी पर भी लटका दिया गया। तो इसलिए ने आप इन्हें कहीं कोट करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो है इन्होंने सारी बातें कही थी कि जो जैकोबिन राजनीतिक था शोमेत, मैं बताया था ना कि कैसी बात कर रहा था। तो 1793 में जैकोबिन राजनीतिक शोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। क्या कह रहा है कि क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य को पुरुषों को सौंपा है, जब नहीं सौंपा है तो तुम क्यों उन्हें पुरुषों को देने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी बात कर रहा है वो। क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं, क्या पुरुषों को स्तन दिए हैं कि बच्चों को दूध पिला सकें? जब नहीं दिए हैं तो आपको जब दिए हैं तो यानी कि ईश्वर ने ही पहले से बता दिए कि कौन किसको क्या काम करना है। प्रकृति ने पुरुष से कहा है, क्या कहा है प्रकृति ने पुरुष से, तो पुरुष बनो। पुरुष कैसे बनोगे, सब शिकार करो, कृषि करो, राजनीतिक कर्तव्य करो, यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति से महिला ने क्या, महिला से प्रकृति ने क्या कहा है, पुरुष से तो यह कह दिया। महिला से कहा है कि साहब तुम स्त्री बनो। स्त्री कैसे बनोगी आप, गृहस्थी के काम करो साहब, चूल्हा चौका बासन करो, मातृत्व के सुखद दायित्व प्राप्त करो, यही तुम्हारे कार्य है। तो यह प्रकृति ने यह कहा है पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं और क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है। तो ऐसी बात कर रहा है जैकोबिन वाले। तो इसी का जब ये बात मांग करती है तो फिर इन्हें जो गिरफ्तार करके इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। अब जो ओलंपे दे गूज के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र, वो उसमें ये सारी बातें कही गई थी, आप इन्हें पढ़ लेना। खैर, दास प्रथा का उन्मूलन, जब क्रांति हो रही है तो क्रांति जब रूसों के विचार वहां पर फैल रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू के फैल रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू जिसे कह रहे हैं, या जॉन लॉक या कांट के फैल रहे हैं, तो वहां पर जो है देख रहे हैं स्वतंत्रता की बात हो रही है, क्रांति में बंधुत्व की बात हो रही है, वहां पर जो है समानता की बात हो रही है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के नारे प्रचलित हो रहे हैं और वो फिर जो है यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी जा रहे हैं, देश दुनिया के दूसरे हिस्से में भी जा रहे हैं। ऐसे में फिर सवाल आता है कि फ्रांस के जो उपनिवेश हैं दुनिया में, उन उपनिवेशों में दास प्रथा लागू है, दासों के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, क्या उसे भी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या उन्हें स्वतंत्र नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनके लिए समानता के अधिकार नहीं होने चाहिए? क्योंकि फ्रांस की क्रांति हो रही तो समस्त जनता के लिए हो रही है ना, तो उपनिवेश भी तो फ्रांस के है ना, तो फ्रांस में भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए जहां फ्रांस में हो रही है। जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो शुरुआत में तो हालांकि दास प्रथा का अंत नहीं किया जाता है। वो क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि बागानों में श्रम की कमी होता थी। तो ये जो है बागानों के मालिक होते हैं या व्यवसायी होते हैं, उनके दबाव में शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन आगे चल करके ये जो है 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। खैर, जब नहीं हो रही तो जब आगे चलकर एक कानून पारित किया जाता है, सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। तो इस तरीके से 1794 में अंततः जो है दास प्रथा का अंत किया जाता है। पर यह कानून क्या हुआ, एक छोटी अवधि तक ये लागू हुआ। क्यों लागू हुआ छोटी अवधि तक? 10 वर्ष बाद नेपोलियन आता है। नेपोलियन आता है, इसे भी पढ़ लेंगे हम, जब इसमें तो नहीं पढ़ेंगे आज की उसमें, क्योंकि उसमें ही जो है ज़्यादा नहीं बताया आपकी एनसीईआरटी ने। जब हम कभी इसे विस्तार से पढ़ेंगे इतिहास को, जब ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, नेपोलियन किन परिस्थितियों में जो है शासक बनता है फ्रांस का, किस लिए उसे कहा जाता है कि वो क्रांति का शिशु है। खैर, तो अब ये आता है तो वही 10 वर्ष बाद जो नेपोलियन आता है और वो फिर से जो है इस दास प्रथा को शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब नेपोलियन के बारे में जब सारांश के रूप में देखें तो सारांश यही है कि नेपोलियन 1804 में
नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था, और सम्राट घोषित कर दिया था तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती हैं। नेपोलियन के बारे में, ये तमाम दुनिया भर की लड़ाई करता है, फिर फ्रांस की शक्ति को जो वापस जो है उस ओहदे पर पहुंचाता है और अपने आप को सम्राट बना के रखता है। फिर दुनियादार से लड़ता फिरता रहता है और 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो जाती है। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। ठीक है, और इस तरीके से सारी चीज़ें थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, किस तरीके की व्यवस्था थी वहाँ पर। कुल मिलाकर ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप चाहते हैं कि यही चीज़ें जो है दूसरे लोगों को भी फ़ायदेमंद पहुँचाएँ, किसी और के लिए भी ये फ़ायदा दे सकती है, अगर ऐसा कोई किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना, और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बता दिया करिए। बेशक वहाँ पर आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता होगा, लेकिन मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ता हूँ। जो भी लोग गुड मॉर्निंग करते हैं या जो भी लोग कमेंट में नाइस लेक्चर या नाइस क्लास जो भी करते हैं, सारी कमेंट में पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ। तो यानी आपकी कमेंट मुझ तक मिल जाती है। ठीक है, आगे से जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो मैं नाम सहित जो है उन क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि किसने क्वेश्चन पूछा है और क्या है, उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा अगर आप चाहो तो, और फिर उसके बाद जवाब दूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ समझ में नहीं आई है चीज़ तो उसको आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।